हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं विद सूटेबल शॉर्ट नोट्स के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हम क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड की बायोलॉजी के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट एंड ट्रांसपिरेशन को। ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग आपके बुक में दिए गए हैं, पर हम दोनों को साथ में करेंगे। वो भी ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 लेक्चर होगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो इस लेक्चर के लिए? अब बहुत जन तो ये कन्फ्यूज़न चल रहा होगा दिमाग में कि यार ये दोनों चैप्टर को मैंने मर्ज क्यों कर दिया, अलग अलग क्यों नहीं बताया। यार दोनों चैप्टर को इसलिए मैंने मर्ज किया है क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड हैं। अगर मैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट पढ़ाता हूँ तो भी मेरे को ट्रांसपिरेशन बताना पड़ रहा है, और अगर मैं ट्रांसपिरेशन बताना चाहता हूँ तो उससे पहले आपको एब्जॉर्प्शन बाय रूट बताना हो पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों को समरी लिया, दोनों को मिला जुला करके मैंने एक चैप्टर बना दिया अपने से कंबाइन करके, और मैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको जो है ये इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर रट्टा ना मारना पड़े, याद ना करना पड़े। चैप्टर्स ऐसे बेसिकली सभी क्या करते हैं बायोलॉजी में कि अरे यार नहीं हो रहा है, याद कर लेते हैं, पर वो गलत फहमी है। हर बायोलॉजी का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप सिर्फ रट्टा मार सकते हो। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि जब आप इस साल आप बोर्ड दोगे, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो डायरेक्टली आपको बुक से पूछे हो। मतलब आपको खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। ओके, अगर नहीं है तो लिखना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लिखो, पर थोड़ा तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट से आपको समझ में आता होगा कि रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। अब क्या एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है। तो क्यों करता है, उसका पीछे भी रीज़न है। क्योंकि ये जो रूट होता है ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लीफ तक वाटर को पहुंचाएगा कौन? इसी का काम है लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि रूट एक तरह से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है। राइट, तो कैसे करता होगा, इसको डेली लाइफ से समझते हैं। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, वाटर तो देते ही हैं, पानी तो देते ही होंगे। तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम कि प्लांट अगर गड़ा हुआ है तो उसको हम उखाड़ते हैं, फिर उसके रूट में पानी देते हैं, फिर उसको फिर गाड़ देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते यार। नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, वाटर को सोइल में देते हैं। सोइल से रूट्स जो होते हैं, रूट के जो हेयर होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर जब पहुंचता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जाइलम के थ्रू वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये जो रूट है, रूट से जाइलम तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 4 सेल प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? पहले आता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। तो ये चारों सेल्स को क्रॉस करते हुए वाटर जो है पहुंचता है जाइलम के पास। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ कि ये जो रूट होते हैं, रूट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी वाटर है या मिनरल्स हैं, वो अगर जाइलम तक पहुँचे हैं तो कितने वाल को क्रॉस करते हुए जा रहा है, कितने सेल वाल को क्रॉस होते हुए जा रहा है? तो आपको बोलना होगा 4। अब कैसे बोलना पड़ रहा है 4? वो हमने तो अभी सेल पढ़ा, यहाँ क्वेश्चन में तो वाल पूछ दिया। अब इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है सेल वाला। वहाँ हमने बात की है कि प्लांट के सेल में सेल वाल भी प्रेजेंट होता है। राइट, 4 सेल को क्रॉस कर रहा है तो सिंपल सी बात है 4 सेल वॉल को भी वो क्रॉस होते करते हुए जाइलम तक वाटर पहुंचता है। राइट, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को देख लिया। सोइल से रूट हेयर तक का पहुंचने का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी छोटा होता है। उस डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। राइट, तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें ना, तो ये दोनों चैप्टर जो मैंने मिक्स किया है ना, अगर इसका नाम देना चाहे तो हम देंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्योंकि ये दोनों चैप्टर में यही हमें पढ़ना है कि प्लांट जो है ये अपने लाइफ में करते क्या हैं, किस चीज़ों का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। यही चीज़ हमें पढ़ना है, वो भी डिटेल के साथ। तो लेक्चर में बने रहना, मैं बार बार यही कहूँगा क्योंकि इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आप इसको मिस करोगे तो सोचोगे यार क्यों हमने मिस किया। अगर रटना चाहते हो तो रटने के लिए नोट्स भी हैं, पर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप जो है एग्ज़ाम में फिर वही हो जाएगा आपके साथ कि आप रट के तो सभी जाओगे, पता चलेगा वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं।
राइट। तो ऐसा गलती मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट अपना टॉपिक ले लेते हैं, हमें टॉपिक मिल गया है ट्रांसपोर्ट, उसी को फॉलो करेंगे। ट्रांसपोर्ट देखा हमने दो तरह के होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का हमने एक एग्जांपल तो क्लियर कर लिया, दूसरा मैं दे देता हूँ कि लीफ और लीफ के बीच अगर वाटर का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भी हम कहेंगे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वही हो गया जो हमारा रूट से होते करके कहाँ जा रहा था, जाइलम्स के थ्रू हो करके लीफ तक अगर वाटर पहुँचता है तो उसको कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें 3 चीज़ पढ़ना है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो ये सब आप बुक में मत खोजो, बुक में अवेलेबल है तो ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो अब मैं जो बस बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। ये तीनों को मिला करके बनता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन। तो चलो पहले सिंपल डिफ्यूजन को देखते हैं, फिर फैसिलिटेट को देखेंगे, फिर एक्टिव पे जाएंगे। तो सिंपल डिफ्यूज़न कहता है कि इस डिफ्यूज़न के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, इसमें एटीपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा बात, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। अब बोलोगे सर ये तो रटने वाली बात हो गई। देखो रटने वाली बात नहीं है, मैं ईजी ट्रिक बताता हूँ इसका, ओके। मैंने एक पिरामिड बनाया हुआ है, नोट्स में आपको दिख ही रहा होगा। ऊपर मैंने लिखा है सिंपल डिफ्यूज़न और 2 जगह नीचे में खाली है। तो सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है ना, ये एकदम टॉप पर है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो स्लाइड कर रहा है। अब जब भी आप कभी स्लाइडर पे बैठे होगे तो जब आप ऊपर से नीचे जब चढ़ते हो तो क्या आपको उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि आपको नीचे से ऊपर जाना है उस टाइम आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वही मैंने लिखा है, सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी मतलब क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो देखो सिंपल डिफ्यूज़न कंप्लीट हो गया। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न की बात करो, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न की भी बात करते हैं तो ये भी वही कंडीशन है, बस उसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बाकी सेम सिंपल डिफ्यूज़न जैसा ही वाला कंडीशन है, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर ही आएगा, डाउनहिल मूवमेंट करेगा, एटीपी की रिक्वायर्ड नहीं होगी पर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये भी कंप्लीट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत यूनिक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट कहता है कि अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी। ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये अपहिल मूवमेंट होगा। तो देखो हमने यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया, ओके। फिर भी कुछ कुछ और बात है वो हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हो जाए, चलो कर लेते हैं। देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जिसको हमने ट्रांसलोकेशन कहा। जाइलम और फ्लोएम से हमें याद होना चाहिए कि जाइलम जो होता है ये क्या करता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और वाटर का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है, तो हम कहेंगे ये यूनिडायरेक्शन होता है। फिर बात करते हो फूड की, तो सिंपल सी बात है, अगर प्लांट बड़ा हो जाता है तो फ्रूट आते हैं कि नहीं? फ्रूट्स आते हैं ना। तो बिल्कुल फ्रूट्स में क्या होता है? फूड बोलते हैं। फूड में भी क्या होते हैं? फूड कैसा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और हम सबको पता है फूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है, ओके। अब ये जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। और हम सबको ये भी पता है कि प्लांट में फ्लावर बोलो या फ्रूट्स बोलो जो है वो कहीं भी अराइज हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन पे होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं। हर स्टेम के हर ब्रांचेस निकले तो वहाँ पर भी फ्रूट्स लग सकते हैं, राइट। तो वो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं बाई डायरेक्शन, अदरवाइज मल्टी डायरेक्शनल। फिर बात करो मिनरल्स की। मिनरल्स में आ जाते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों। इट मीन्स ये जाइलम से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और फ्लोएम से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। प्लांट के हार्मोन भी है, ये प्लांट हार्मोन्स आपके चैप्टर्स में नहीं दिया गया है, पर मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने में क्या ही जाता है। प्लांट हार्मोन में दिया गया है कि ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। तो आप अपने से वहाँ ट्रिक भी बना सकते हो, ओके। तो यहाँ तक हमने सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों को कंप्लीट किया। साथ ही साथ हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को भी देख लिया, जाइलम और फ्लोएम को भी कंप्लीट कर लिया, ओके। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ और जानकारी लेते हुए, ओके।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट कौन कहलाएगा इस तीनों में से, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों में से सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी था, एटीपी भी था और सबसे अच्छी बात ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट? उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, उसके बाद आता है सिंपल डिफ्यूज़न, क्योंकि इसके अंदर ना तो एनर्जी थी ना ही प्रोटीन थी। ओके, तो ये भी आप कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए चलना। तो चलो अब बताते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मेन काम कहाँ है ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मेन काम होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अगर आपको याद हो, आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो सेल बायोलॉजी जब मैंने बताया था, तो उस टाइम मैंने एक बात कही थी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल इन नेचर का होता है, साथ ही साथ ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब ये वाटर से डरता है। मैंने कहा था ये हम बाद के लेक्चर में देखेंगे, तो वो टाइम आ गया है, हम आज ही कंप्लीट करेंगे कि ये डरता क्यों है और ये अगर पानी से डरता है तो वाटर को अपने सेल्स तक पहुंचाता कैसे है, क्योंकि सेल के थ्रू ही वाटर का कंडक्शन, ये जो वाटर का पास है वो होना है। तो अगर सेल के अंदर ही वाटर नहीं जाएगा तो भाई ये लीफ तक पहुंचता कैसे है? बहुत सारे क्वेश्चन चलते होंगे आपके दिमाग में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, पिछला वाला, तो अब मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा के देख सकते हो, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा सेल के बारे में, ओके, और आपको कन्फ्यूज़न होते रहेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो हमारा काम अभी है क्या कि हम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाटर से डरता क्यों है और वाटर का मूवमेंट, वाटर का ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होता कैसे है। तो देखो, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है ना, इसका मेन काम है ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके बाइंड कर जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। उस प्रोटीन का नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन इस तरह से इसको चिपकता है, बबलगम जैसा समझो तो, है ना? ये चिपक के क्या करेगा, बोलेगा वाटर मॉलिक्यूल को फटाक से तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। तो ये एक तरह से, एक समझो तो ये गार्ड का काम करता है। जिस तरह होता है ना कि बॉडी गार्ड होते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि यार तुमको किससे मिलना है, मेरे बॉस से मिलना है, तो ठीक है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिला करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो उसी तरह ये कैरियर प्रोटीन भी करता है। ये क्या करेगा, वाटर को देखेगा, वाटर को एक्सेप्ट करेगा और तुरंत लेके अंदर चला जाएगा, फिर वे अकेला वापस आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे साथ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ओके, ये कैरियर प्रोटीन अकेले ही क्या कर लेगी, वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ कर देगा। ओके, तो इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है पोरेंस। पोरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये पोरेंस हमने सुना है जब हमने सेल बायोलॉजी कवर किया था, उस टाइम मैंने बताया था। अगर आपने लेक्चर देखा है तो नहीं भूले होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। मैं फिर से बता देता हूँ, पोरेंस जो होते हैं बहुत सारे पोर्स से मिल करके बने होते हैं। पोरेंस का काम होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन का एक चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाना, और वो चैनल दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, आउटर मोस्ट वॉल में। प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, आउटर मोस्ट वॉल में। और कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पोरेंस का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। दोनों को मैं लिंक करता हूँ, मज़ा आएगा देखना। ऑस्मोसिस कहता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की अगर तरफ मूवमेंट करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और उस प्रेशर को रोकने के लिए अगेंस्ट में हम जितना प्रेशर अराइज करते हैं उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशंस आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते चलो। उसके अंदर हमें पढ़ना है तीन चीज़, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस किस में होता है, और तीसरी बात नॉर्मल ऑस्मोसिस किस में होगा।